हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सेगमेंट में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस और इसके बाद जो भी अन्य एग्जामिनेशन जिसमें रिटन की प्रैक्टिस होती है, रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके लिए हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को सुबह 10 से 11 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को रिकॉल करा देता हूं कि यहाँ पर दो सेगमेंट और भी चलता है हमारा। एक सुबह चलता है जो कि 6 से 7 बजे के मध्य एमपी जीके के लिए यहाँ पर जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो उसके लिए वीडियो अपलोड की जाती है, और शाम को 7 बजे 7:30 बजे के मध्य यूपीएससी के लिए जो फैक्ट्स होते हैं, करंट अफेयर फैक्ट्स होते हैं, उसके लिए वीडियो अपलोड किया जाता है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाकर के देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड कराई जाती है, आप लोगों को पढ़ाई में मदद करेगा। तो देखिए, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक प्रश्न के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो ये जो प्रश्न है वो जीएस पेपर 3 से संबंध रखता है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, जो कि बैंकिंग प्रणाली उसमें एक सब टॉपिक है, स्टॉक बाजार एक सब टॉपिक है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार एक सब टॉपिक है, और आर्थिक विकास के महत्व भी एक सब टॉपिक है। और फिर इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, ये यूपीएससी में सब टॉपिक है। तो उसके अंतर्गत ये जो टॉपिक है हम उसको फिट रख सकते हैं और वहाँ पर जाकर हम लिख सकते हैं अगर इस पर संबंधित प्रश्न आता है तो टॉपिक तो समझा दिया मैंने आपको। अब प्रश्न क्या रहेगा, तो देखिए प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न ये है कि हाल के वर्षों में वैश्विक बाजार में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए भारतीय आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में क्रिप्टो करेंसी के महत्व और इससे जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। ये आपके सामने प्रश्न है। अब इस प्रश्न को आपको राइटिंग करनी है, और ये प्रश्न जो है बहुत इकॉनमी में है, और जो प्रश्न का जवाब है वो 6 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का है। तो आप किस प्रकार से इसकी फ्रेमिंग करेंगे, किस प्रकार से आप लिखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, जब क्रिप्टो करेंसी की जब बात की जाती है तो हमें समझना होगा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। फिर आपने बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी के नाम सुना होगा, बिटकॉइन सुना होगा, एथेरियम सुना होगा, लिब्रा सुना होगा। ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है जो कि मार्केट में प्रचलित हैं और पूरे वैश्विक लेवल पे। तो हमें सारी चीज़ों को देखना होगा। इसमें फिर क्या क्या कानूनी पेचदाव है वो समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई की जो गाइडलाइंस है भारत के अंतर्गत वो क्या है वो भी हमें देखना होगा। तो उन सारी पहलुओं को देखते हुए हम यहाँ पर आंसर राइटिंग करेंगे। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि किस प्रकार से फ्रेमिंग करनी है। तो आप इसके फ्रेमिंग के लिए आप इसके संदर्भ को लिख सकते हैं कि वर्तमान में क्या सिचुएशन आई है, कैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन लिया हुआ है, या आरबीआई ने ऐसा कोई गाइडलाइन दिया हो। तो ये सारी हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय ने, मतलब यहाँ पर हम बात करें उच्चतम की बात की, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 4 मार्च 2020 को क्रिप्टो करेंसी में निवेश और व्यापार पर भारतीय रिजर्व बैंक की जो भी यहाँ पर गाइडलाइन थी उस पर जो प्रतिबंध लगाया था उस प्रतिबंध को हटा दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने आरबीआई के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए क्रिप्टो करेंसी की जो प्रतिबंध लगाई थी उस प्रतिबंध को आरबीआई के निर्णय को बेहद सख्त माना, और सख्त मानते हुए ये बोला कि आपने जो गाइडलाइंस दिए हैं वो बहुत ही हार्ड है, उसको फॉलो करके मार्केट को डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता और ये कानूनी प्रक्रिया से परे है ये। तो उच्चतम न्यायालय ने हालिया आदेश के बाद भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में क्रिप्टो करेंसी के योगदान की उम्मीदें हैं वो बढ़ गई है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब आगे किस किस प्रकार से बातें बढ़ेंगी, आगे आगे किस प्रकार से कार्य होगा ये हमें समझना होगा। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला जो है ना, आरबीआई द्वारा क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु 6 अप्रैल 2018 को जारी एक परिपत्र था, एक सर्कुलर था। उस सर्कुलर के विरुद्ध भारतीय इंटरनेट और मोबाइल संघ, जिसे हम यहाँ पर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI की याचिका की सुनवाई पर आया था। तो देखिए ये जो बिंदु है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे कि ये कहाँ से आया है पूरा का पूरा न्यूज़ में ये मैटर। तो देखिए क्या हुआ कि आरबीआई ने 6 अप्रैल 2018 को एक गाइडलाइन इशू किया था, सर्कुलर इशू किया था। उसमें बोला था, बहुत नियम लेकर के आई थी, उसमें बोला था कि क्रिप्टो करेंसी का यूज़ भारतीय मार्केट में नहीं करना है। तो एक संस्था थी जिसका नाम है यहाँ पर भारतीय इंटरनेट और मोबाइल संघ। ये क्या हुआ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये सुप्रीम कोर्ट जाकर के उन्होंने याचिका डाली। उसी याचिका को लेकर के 4 मार्च 2020 को जो
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने है उसकी सुनवाई करी और पाया कि जो गाइडलाइन इशू की गई थी यहाँ पर आरबीआई के द्वारा बहुत सख्त है और ये कानून के नियम है उसको यहाँ पर कह सकते हैं सही से फॉलो नहीं कर रहा है इसको, इसलिए यहाँ पर ये डिसीजन इस प्रकार का लिया गया। फिर अप्रैल 2018 के आदेश में आरबीआई के द्वारा विनियमित सभी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं जो इकाइयां हैं उनको 3 माह के अंतर क्रिप्टो करेंसी के व्यापार से स्वयं को अलग करने के निर्देश दिए थे पहले तो। फिर क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए आरबीआई के प्रतिनिधियों ने जो न्यायालय को सूचित किया था उस समय कि आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा नहीं मानता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। यहाँ पर आरबीआई ने जब इसके बारे में बताया तो आरबीआई ने यही बोला कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, ये एक फिजिक मतलब ऐसा नहीं कि इसका के मार्केट में इसकी फ्लोइंग है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। इवन जो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आपने भी कभी क्रिप्टो करेंसी का मुश्किल से 1-2 लोगों ने यूज़ किया होगा। तो ये सारी बातें हैं, इसको लेकर के इसी सारी चीज़ों को लेकर के जो आरबीआई का जो संशय था उसने यहाँ पर अपना कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो किस प्रकार से आया और किस प्रकार से एक जजमेंट के रूप में स्थापित हुआ है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वर्चुअल करेंसी के व्यापार पर आरबीआई का प्रतिबंध तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने बोला कि यह जो करेंसी है यह मुद्रा के रूप में नहीं है, तो इस बात को उन्होंने तर्कसंगत नहीं माना, क्योंकि पहला पॉइंट इसमें रखा गया कि रख सकते हैं हम कि आरबीआई वर्चुअल करेंसी के व्यापार के तरीके में किसी खतरे या गलती को रेखांकित नहीं कर सका। बता तो दिया कि ये करेंसी नहीं है, लेकिन ये नहीं बता नहीं सका किस प्रकार से खतरा हो सकता है, क्योंकि इससे ट्रेड तो अभी भी हो रहा है। फिर दूसरा पॉइंट था इसमें कि भारत में वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब भारत सरकार ने इसको लेकर के कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिसके तहत इस पर रोक लगाया जा सके। तो यहाँ पे ये दूसरे पॉइंट में भी वो फेल होगा, उनका जो जजमेंट, उनका जो रूल्स था। फिर यहाँ पर अन्य बिंदुओं में बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय के ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकारी पक्षों में मतभेद को भी संकेत मतलब रेखांकित किया कि किस प्रकार के सरकार की बातों और इनके गाइडलाइन के बीच में जो भी यहाँ पर मतभेद है, अलग अलग विचार हैं। फिर क्रिप्टो करेंसी के विनिमय संबंधी कानून के निर्धारण के लिए बनी अंतर मंत्रालयी समिति मतलब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने वर्ष 2018 की अपनी रिपोर्ट में क्रिप्टो करेंसी के व्यापार की मंजूरी दे दी थी। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ जो सरकार है, सरकार ने तो इसमें ट्रेड करने के लिए, इसमें व्यापार करने के लिए परमिशन दे दिया, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि आरबीआई ने उस पर रोक लगा दिया रूल्स में के माध्यम से। तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में मतभेद बन रहा है। फिर क्या हुआ कि वर्ष 2019 में इसी समिति ने निजी क्षेत्र द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी पर पूर्णतः प्रतिबंध का भी सुझाव दिया था। अब देखिए क्या हो गया, अब क्या हुआ कि अब जाकर के 2019 में फिर से इसमें मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया, वो भी हल्का फुल्का नहीं, पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इन्हीं सारी एक्टिविटी के माध्यम से क्या हुआ कि जो बिजनेस करता है उनको कन्फ्यूज़न हो रहा था, उसी को लेकर के फिर वो जो संस्थाएं थी, संस्थाएं उसके अंतर्गत चली जाती हैं कोर्ट के अंतर्गत। फिर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया हुआ सामने हमारे सामने रखा हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार की क्या राय है। तो देखिए हमने आरबीआई का देख लिया, अब हमें केंद्र सरकार की भी देखनी होगी। तो 16 जुलाई 2019 को भारत में मतलब संसद में क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उस समय के जो तत्कालीन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने थे, उन्होंने क्या बताया कि देश में क्रिप्टो करेंसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आरबीआई ने क्या बताया, एक समय आरबीआई ने बताया कि इसे हम करेंसी नहीं मानते, और यहाँ पर राज्य मंत्री जो है केंद्रीय वित्त मंत्री वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर से कंट्राडिक्ट क्रिएट हो जाता है। फिर केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार क्या कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी संबंधी मामलों के लिए देश में कोई कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ऐसे मामले में आरबीआई प्रवर्तन निदेशालय मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और आयकर विभाग मतलब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। मतलब इसके लिए कोई कानून नहीं है। अगर इस प्रकार में कोई भी यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ पर धांधली होती है तो उस धांधली की जो भी यहाँ पर जांच पड़ताल इन 3 कानूनों के तहत होगा। वो 3 कानून कौन से हैं, आरबीआई के मामले के कानून, फिर इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब यहाँ पर आयकर विभाग के जो मौजूदा कानून है उसके तहत यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी।
फिर क्रिप्टो करेंसी संबंधी मामलों में पुलिस आईपीसी की धाराओं के तहत ही कार्रवाई कर सकती है। मतलब इसके लिए भी फिर से कोई ऐसा आईपीसी का सेक्शन नहीं जिसके माध्यम से इस पर कार्रवाई की जा सके, तो उसके लिए भी आईपीसी की जो धाराएं मौजूदा हैं उन्हीं के तहत उसमें देखा जाएगा और उसी के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखा जा सकता है कि इसके लिए कोई कानून नहीं है। तो इसी सारे मुद्दों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बोल दिया कि क्रिप्टो करेंसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आरबीआई ने अपने कानून के तहत बोला कि हम इसको लीगल घोषित नहीं करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर एक क्रिप्टो करेंसी पर अंतर मंत्रालय समिति बनी थी, तो उसने क्या सुझाव दिया इस पूरे के पूरे मैटर पर। तो देखिए केंद्र देश में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए इसके विनिमय के लिए नवंबर 2017 में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सुझावों के आधार पर जुलाई 2019 में वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक बनाया गया था। क्या था ये? तो ड्राफ्टिंग बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019। इस मसौदे में क्या प्रस्तुत किया गया? तो देखिए इस मसौदे के अनुसार देश में प्राइवेट सेक्टर द्वारा जारी सभी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी का व्यापार प्रतिबंधित होगा। फिर मसौदे में यह भी कहा गया है कि देश में क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करने पर 10 वर्ष की सजा और जुर्माना आर्थिक दंड हो सकता है। फिर आर्थिक रूप से अपराधी द्वारा अर्जित लाभ या वित्तीय गड़बड़ी की से हुई क्षति का 3 गुना लगभग 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर समिति ने क्रिप्टो करेंसी में शामिल तकनीकी के महत्व को रेखांकित करते हुए आरबीआई को भविष्य में अपनी डिजिटल करेंसी जारी करने का सुझाव दिया था। तो ये जो सुझाव है अंतर मंत्रालय समिति के सुझाव को आप एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही अपने राइटिंग में रख सकते हैं, क्योंकि ये गाइडलाइंस है और ये पूरा का पूरा गाइडलाइन जो होता है वहीं से उठाया गया है। तो इस गाइडलाइन में हम बिना किसी परिवर्तन के यहाँ पर रख सकते हैं। फिर इसके बाद ये तो सारी बात हो गई दोस्तों कि इसके क्या लीगल पेच है, आरबीआई क्या सोचता है, और इसके बाद जो हम बात करें कि इंटर गवर्नमेंटल कमेटी जो बनाई गई मिनिस्ट्रियल कमेटी वो क्या सोचती है, सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है इसको लेकर के, किस प्रकार से जजमेंट दिया। तो अब कुल मिला करके कह सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, अगर बिटकॉइन है, यदि आप क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है। तो अब हमें ये समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन तकनीक क्या होता है, फिर इसमें भारत को लेकर के जो भी यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर कि जो भी एक्टिविटी है वो क्या है, ये सारी चीज़ों को हमें देखना होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के माध्यम से हम सारे के सारे जवाबों के जो सवाल हैं जवाब हैं वो सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये बात करनी पड़ेगी क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जिसमें लेन देन से संबंधित सभी जानकारियों को कूटीबद्ध, जो कि इनक्रिप्टेड तरीके से विकेंद्रीकृत डेटाबेस में सुरक्षित किया जाता है। देखिए दो शब्दों यहाँ पर यहाँ पर दो शब्द यूज़ किया हुआ है। एक यहाँ पर आप देखेंगे कूटबद्ध इनक्रिप्टेड, और दूसरा यहाँ पर विकेंद्रित डेटाबेस मतलब डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सुरक्षित किया जाता है। ये दो शब्द यहाँ पर बहुत महत्व के हैं। यदि आप इन दो शब्दों को समझ जाएंगे तो आप क्रिप्टो करेंसी को समझ जाएंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने फेसबुक में जब भी चैटिंग किया, व्हाट्सएप में जब आपने चैटिंग किया होगा तो वहाँ पर इनक्रिप्टेड लिखा होता है, ये शब्द यूज़ किया होता है। मतलब क्या होता है कि जब आप व्यक्ति ए हैं और आप बी हैं, जब ए व्यक्ति बी से जब चैट करता है तो यहाँ पर इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में बात करता है। मतलब बीच में जो ये आपका जो भी कम्युनिकेशन मतलब मीडियम होता है उसमें आपने यदि यहाँ पर हाई लिखा तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से हाई नहीं जाएगा, यहाँ पर कुछ कोड के माध्यम से जाएगा और ये कोड फिर यहाँ पर जाकर के डिकोड किया जाएगा, इसको यहाँ पर हाई लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है इसका निर्माण किया जाता है, यह कूटबद्ध तरीके से होता है। दूसरी बात क्या की गई यहाँ पर, विकेंद्रित डेटाबेस। तो ये क्या हो रहा है, आप बीच में देख रहे हैं यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं हो रहा है इसमें, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक अलग अलग मीडियम से भेजा जा रहा है, पता चला कभी यहाँ से भेजा गया, कभी ऐसे घुमा के भेज दिया गया, कभी ऐसे भेज दिया गया, ऐसे बहुत सारी मीडियम रहेंगे जिसके माध्यम से यहाँ से भेजा जाएगा। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड मीडियम हो जाता है, इसलिए ये सुरक्षित रखा जाता है इसके माध्यम से। फिर यहाँ पर यह भी जानने को मिलता है कि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश में केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त हुई है, जिसके कारण इसे वैधता या भविष्य में इसके लीगलिटी मतलब इसके अस्तित्व को लेकर के भी खतरा बना रहता है और इसके भाव बना रहता है कि क्या पता है किसी व्यक्ति मतलब ज़्यादा हो जाता है तो क्या किसी व्यक्ति के पास रहेगा या नहीं रहेगा। इसके कई कारण भी है। तो देखिए वर्तमान में विश्व भर में लगभग 1500 से अधिक
क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है। पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा, मैंने आपको बताया था प्रारंभ में कि फेसबुक ने लिब्रा नाम की क्रिप्टो करेंसी घोषित करने की बात कही थी। इसके अतिरिक्त जब हालांकि वो कर नहीं पाए हैं, फिर इसके अतिरिक्त बिटकॉइन जो कि बहुत प्रचलित है, आपने सुना होगा, बिटकॉइन है, फिर एथेरियम है, आदि क्रिप्टो करेंसी इसके उदाहरण हैं। फिर क्रिप्टो करेंसी के भविष्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो वित्तीय लेन देन में बैंक का या अन्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है। फिर सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के वितरण बैंकों द्वारा सत्यापित किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से कई देशों में फैले विकेंद्रित डेटाबेस के द्वारा सत्यापित किया जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी गई है दोस्तों, कि जो आप लेन देन करते हैं बैंकिंग माध्यम से, उसको सत्यापित कौन करता है? बैंक करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इसके जस्ट विपरीत होता है। इसमें क्या होता है? एक ब्लॉकचेन तकनीक होती है। उस ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से एक विकेंद्रित डेटाबेस बनाया जाता है, जो कि इसका सत्यापित करता है कि कहाँ से कहाँ पर इसका कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, ये उसके माध्यम से ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किया जाता है। तो अब हमने ये बताया, तो अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। तो देखिए, जब हम ब्लॉकचेन तकनीक की बात करेंगे तो ब्लॉकचेन तकनीक एक प्रकार का विकेंद्रीकृत बही खाता है। मतलब ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लॉजर है ये, जिसमें विनिमय से संबंधित जानकारी को कूटबद्ध तरीके से एक ब्लॉक के रूप में सुरक्षित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कूटबद्ध मतलब इनक्रिप्टेड की परिभाषा मैंने आपको प्रारंभ में बताया है जब मैंने ब्लॉकचेन बताया। फिर ब्लॉकचेन में दर्ज प्रत्येक आंकड़े को ब्लॉक का अपना एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होता है, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भी दर्ज होता है, जिससे इन्हें आसानी से एक श्रृंखला में रखा जा सकता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन के तर्ज पर या जो दर्ज होता है उसमें होने वाले ना तो वहाँ से हटाया जा सकता है और ना इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यदि एक ब्लॉकचेन है, यहाँ पर यदि आपने किसी प्रकार का कोई भी उसमें ब्लॉक बना दिया है, कोई भी यहाँ पर आपने मतलब एक डेटा ले लिया है, तो उस डेटा में बार बार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यही इसकी बहुत बड़ी खूबी है। इस वजह से ये ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है। फिर ब्लॉकचेन विनिमय को संपूर्ण जानकारी को एक स्थान पर सुरक्षित रखने के बजाय हजारों या लाखों कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाता है। मतलब इसका ये भी एक महत्वपूर्ण है विश्वास का, कि यहाँ पर किसी एक कंप्यूटर पर ये विश्वास नहीं करता है कि एक कंप्यूटर पर रख के सुरक्षित रखा जा सकता है। इसको कई कंप्यूटर में कई हिस्सों में तोड़ तोड़ कर इसको सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए यह ज़्यादा इसमें विश्वसनीय हो जाती है। फिर किसी भी नए लेन देन के डेटाबेस से जुड़ी सभी कंप्यूटरों ब्लॉकचेन तकनीकों में इन्हें नोड्स के रूप में जाना जाता है, द्वारा इसे सत्यापित भी किया जाता है। तो ये जो ब्लॉकचेन तकनीक है उसके बारे में ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, जो कि आपको मदद कर सकता है समझने में। अब ये देखना होगा हमें कि आरबीआई द्वारा क्रिप्टो करेंसी के विरोध के क्या कारण हैं, ये भी हमें समझना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि क्या इसके दुष्परिणाम है, भविष्य में क्या इसकी कह सकते हैं कि भविष्य है इस क्रिप्टो करेंसी का भारत में। जब हम आरबीआई के विरोध के कारण को समझ पाएंगे तब। तो देखिए, मुद्रा के रूप में आरबीआई का क्या कहना है? तो आरबीआई का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को विश्व के किसी भी देश या केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा के रूप में वैधानिक मान्यता नहीं दी गई है। क्रिप्टो करेंसी की विश्वसनीयता और किसी वित्तीय निकाय के समर्थन के अभाव में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पर आरबीआई का कहना है। मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय मतलब कमोडिटी के रूप में क्या कहना है यहाँ पर? तो देखिए, शेयर बाजार में किसी भी व्यवसाय इकाई के शेयर की कीमतों का जो निर्धारण होता है वो उसके कारोबार पर निर्भर करता है, बाजार की मांग पर निर्भर करता है, और किस प्रकार से उसका प्रोडक्शन होगा इस पर निर्भर करता है। परंतु क्रिप्टो करेंसी में पारदर्शिता के अभाव है। इसकी कीमत मतलब उसकी कीमतों में अस्थिरता देखी गई है। विशेषज्ञ जो रहे उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के विनिमय के संदर्भ में कई आशाएं भी जाहिर की है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आरबीआई ने बताया, इसी के आधार पर वो उसे लीगल टेंडर घोषित नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के लाभ क्या हैं। तो देखिए, तो क्रिप्टो करेंसी की यदि लाभ की बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के लिए बैंक या किसी अन्य बिचौलियों की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह क्या करता है, ये माध्यम में बहुत कम खर्च में लेन देन किया जा सकता है। ये क्रिप्टो करेंसी में व्यापार के लिए किसी भी प्रकार के पत्र मतलब पहचान पत्र आदि की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आप बैंक में जाते हैं तो आपको विशेष प्रकार के कोई मतलब डॉक्यूमेंट दिखाना होता है,
इस वित्तीय क्षेत्र में जोड़ने के लिए। फिर क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा लाभ इसकी गोपनीयता है। इस किसी प्रपत्र की अनिवार्यता को अभाव में लेन देन के दौरान किसी भी प्रकार की निजी जानकारी सुरक्षित रखी जाती है इसके अंतर्गत। अभी तो जब आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में जब हम जाते हैं तो हम किसी की भी जानकारी निकलवा सकते हैं यदि हमारे पास पासबुक होता है तो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग बिना कोई जानकारी अतिरिक्त शुल्क दिए विश्व में किसी भी देश में किया जा सकता है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा के रूप में किसी भी देश द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। ये मैंने दोस्तों आप लोगों से कई बार जिक्र किया है, इसलिए क्योंकि आप इसे भूलें ना। फिर इसके दुष्परिणाम क्या है ये भी हमें देखना होगा। तो जब हम इसके दुष्परिणाम की बात करते हैं तो हमें कई पहलुओं को देखना होगा, जैसे हमने भी आरबीआई गाइडलाइन को देखा, ये भी देखना होगा। तो क्रिप्टो करेंसी को किसी भी देश द्वारा केंद्रीय बैंक के रूप में इसे मान्यता नहीं दी गई है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यदि इस में नुकसान होता है तो उसका लायबल कौन होगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाता है। फिर मूल्यों की अस्थिरता का भय बना रहता है। जैसे कि एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको मैं कि दिसंबर 2017 में देखेंगे तो बिटकॉइन की जो कीमत है वो 19,000 अमेरिकन डॉलर से अधिक हो गई थी। वहीं 2018 में क्या हुआ, एक साल के बाद इसकी कीमत कितनी हो गई, 3200 अमेरिकन डॉलर हो गई। तो कहाँ से कहाँ टूट कर के आ गया ये, तो इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, इसका कोई मतलब एक बबल की तरह है ये, देख कह सकते हैं कि गुब्बारे की तरह है कि गुब्बारा में जितना हवा डालते जाओगे फूल जाएगा, एक समय के बाद आकर के फूट जाएगा वो। तो एक्जैक्टली वही हुआ 2017 में देखेंगे तो 19,000 डॉलर के आसपास चला गया। 2018 में क्या हुआ, एक वर्षों में 3200 पे आ गया। तो यहाँ पर 1700 अमेरिकन डॉलर का यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो अन्य है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की गोपनीयता के कारण ही आतंकवादी या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में इसका जो प्रयोग है वो भय का कारण बन जाता है। फिर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की मौद्रिक नीतियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को बढ़ावा देने इसकी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पे क्या होता है कि जो भी सरकार नीति बनाती है संसद में बैठ करके वो इस पर लागू नहीं होता है। क्योंकि यह डिजिटल करेंसी हो जाता है। फिर क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के संबंधित संचालन के लिए लाखों की संख्या में बड़े बड़े कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का अपव्यय होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें ऊर्जा कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ मैं कि देखिए जुलाई 2019 में जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक TUM के शोधकर्ताओं ने बिटकॉइन प्रणाली के कार्बन पदचिन्ह मतलब कार्बन फुटप्रिंट के बारे में जानकारी प्राप्त करी। तो पता चला उन्हें कि जो बिटकॉइन है उसके निर्माण में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, क्योंकि इसमें एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए कंप्यूटर में बैठ करके कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ती है, तब जा करके बिटकॉइन जनरेट होता है। तो इससे क्या होता है कि जब कंप्यूटर इतना सारा मतलब चलाया जाता है, इतने सारे बड़े बड़े भारी मशीनें चलाई जाती हैं सॉफ्टवेयर्स की, तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं पे कोल जलाया जाता है, कहीं ना कहीं एनर्जी कंज्यूम की जाती है। तो उससे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ही बढ़ जाता है, जो कि चिंता का विषय होता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। फिर वर्तमान में जब विश्व में कई देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे यहाँ पर टैक्स इविजन को रोकने के लिए प्रयासरत हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे विनिमयन में कि जो किसी भी संयोजित नीति बनाई जाती है उसमें अभाव में क्रिप्टो करेंसी को अवैध मुद्रा के स्टेटस से बाहर रखता है ये, जो कि कर इविजन मतलब यहाँ पर टैक्स इविजन को रोकने के प्रयासों को और अधिक जटिल बना देता है। तो ये सारी दुष्परिणाम है इसके जो कि हम लिख सकते हैं। फिर हमें देखना होगा कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का क्या भविष्य है। तो देखिए न्यायालय के आदेश के बाद देश में तकनीकी क्षेत्र में जो कंपनियां हैं वो संबंधित नियामों को और अन्य हितधारकों के बीच क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर विचार विमर्श की पहल को बढ़ावा मिलेगा कि जो भी हितधारक है, जो भी यूज़ करना चाहते हैं और जो भी निवेशक है या उसमें निवेश करने वाले हैं वो किस तरीके से और जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से आपस में सामंजस्य बैठाएं ताकि किसी को नुकसान ना हो और जो भी कानून है उसका ब्रीच ना किया जाए। इसके लिए बाकायदा मसौदा लेकर के देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, डिस्कशन होगा पार्लियामेंट के अंदर, तब जा करके ये एक तरीके से कार्य हो पाएगा। फिर देश में क्रिप्टो करेंसी की अनुमति देने और उसके विनिमयन हेतु नीति निर्माण के लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था इसके भविष्य को लेकर के। जुलाई 2019 में प्रस्तुत क्रिप्टो करेंसी
प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक 2019 के मसौदे में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर पूर्णतः प्रतिबंध की मांग की थी। लेकिन अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो प्रतिबंध उसको हटा दिया। फिर क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा करते हुए दो पहलू को देखना पड़ेगा, निजी क्षेत्र द्वारा जारी मुद्रा तथा इसमें उपयोग की जाने वाली तकनीक जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, और विकेंद्रीकृत बही खाता मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड जो लेजर है टेक्नोलॉजी, उसको देखना पड़ेगा डीएलटी को, जैसे कि पक्षों को अलग अलग समझना बहुत ही आवश्यक है। ये तीनों पक्ष हैं, इनको समझना होगा, तभी जा करके इसके भविष्य के बारे में सोचा जा सकता है। यदि हम इसमें से किसी तीनों में से किसी एक को छोड़ते हैं तो सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्रिप्टो करेंसी के अध्ययन के लिए गठित समिति ने जहाँ भी किसी प्राइवेट करेंसी का विरोध किया है वहीं समिति ने आरबीआई तथा सरकार की जो ब्लॉकचेन व डीएलटी के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हुए भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने की भी सिफारिश करी है। तो मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने विरोध किया है, तो इसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है इसके बारे में भी बिल्कुल बताया है। कुछ उदाहरण देख सकते हैं हमारे देश के अंतर्गत ही। तो देखिए, दक्षिण भारत के कुछ राज्य जिसमें से तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और केरला में सरकार के विभिन्न विभागों में सुरक्षित रूप से आंकड़ों को एकत्र एवं संरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग कई बार किया गया है तथा ब्लॉकचेन में तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केरल ब्लॉकचेन अकादमी की भी स्थापना किया गया है यहाँ पर। तो ये देखा जा सकता है कि जो केरल ने ब्लॉकचेन अकादमी की स्थापना के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी एक पहल तो इसमें उनके द्वारा की गई है। तो ये भारत में जो क्रिप्टो करेंसी उसके भविष्य के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो अब हम चलते हैं इस पूरे के पूरे लेख में अंत की तरफ। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है ये हमें लिखना होगा। तो देखिए, जब हम इस पूरे लेख क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो भी हमने सोचा, जो भी हमने डिस्कस किया, इसके अब निष्कर्ष की तरफ जाएंगे तो हमें इसके मतलब जो भी सकारात्मक नकारात्मक लाभ हानि और जो भी पक्ष थे सब रख दिए। तो अब हम जब निष्कर्ष में जाएंगे तो हमें एक पॉजिटिव वे में जा करके आंसर को ख़त्म करना होगा, तो एक अच्छा मूड बना करके दे देगा चेक करने वाले को। तो देखिए, यद्यपि क्रिप्टो करेंसी व्यापार, निवेश, तकनीक और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में तेज और कम खर्च वाली विभिन्न भविष्य को विनिमय प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत करती है, परंतु वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में अनेक समस्याओं जैसे कि गोपनीयता, मूल्य अस्थिरता और इसके विनिमय की गति का अभाव है को देखते हुए देश में किसी निजी मुद्रा जिसे प्राइवेट करेंसी कहा जाता है को अनुमति देना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको आरबीआई तो कोई परमिशन दे नहीं रहा है, उस पर ऐसा तो लिखा नहीं रहेगा जैसे हमारे नोट पे लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। तो उस क्रिप्टो करेंसी पे तो लिखा नहीं रहेगा कि मैं धारक को इतना क्रिप्टो करेंसी देने की वचन अदा करता हूँ। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्राइवेट लोग होंगे, क्योंकि उन्हीं के मेहनत के द्वारा इससे सृजित किया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। अतः भविष्य की ज़रूरतों और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में सरकार, डिजिटल मुद्रा के विशेषज्ञों और सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाए और किसी क्षेत्र में जन जागरूकता को बढ़ावा देना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही भविष्य की जो ज़रूरतें हैं उसको देखते हुए क्रिप्टो करेंसी के विनिमयन के लिए एक मजबूत और पारदर्शी तंत्र का विकास किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से हम अपने पूरे राइटिंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू को डिस्कस किया जो कि हमारी अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है। प्रश्न मैं आपके सामने फिर से एक बार पढ़ देता हूं, जो कि प्रारंभ में मैंने पढ़ा था। प्रश्न ये था, हाल के वर्षों में वैश्विक बाजार में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए भारतीय आर्थिक क्षेत्र में के संदर्भ में क्रिप्टो करेंसी के महत्व और उससे जुड़ी हुई चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। यह प्रश्न था। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को कि आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा क्या क्या लिखना है जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है इसके लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे समझ में आए इसकी क्या आपको फीडबैक्स हैं। और यदि आपको अन्य वीडियोस में किसी प्रकार की कोई सुधार की गुंजाइश महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपके सारे के सारे जो भी सजेशंस होंगे उनको स्वीकार करके उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है विजडम हब स्टडी। वहां से जाकर के आप इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपको वहाँ पर दिन भर में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट, करंट अफेयर्स होते हैं वो पोस्ट की जाती है, आंसर राइटिंग पोस्ट की जाती है वहाँ पर, ताकि आपको मदद हो सके कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है।
अनअकैडमी पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाए गए हैं, 29 कोर्सेज डिजाइन की गई है जो कि आपको ज़्यादा फायदेमंद पहुंचा सकती है। उसका लिंक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। विजडम ऑफ स्टडी चैनल पर ही मेरे द्वारा यूपीएससी 2020 करंट अफेयर प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज बनाई गई है जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाएगा। ये सारे वीडियोस यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी में भी और जो भी अन्य एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फायदेमंद पहुंचाएगा। दोस्तों ये जो आपका एमपी एक परिचय नाम से जो कोर्स मैं चला रहा हूँ, इसमें आप प्रतिदिन इस वीडियो को शाम को 6 से 6:30 बजे के मध्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे विजडम हब स्टडी चैनल पर। जिसके लिए आपको करना है बस ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ 6 से 6:30 बजे के मध्य आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत ही इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों ये जो वीडियो है इसे अपने पास ही ना रखें, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जहाँ भी जरूरत पड़े आपको जो भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके साथ कि 24 घंटे के अंतर्गत रिप्लाई दें और आपको संतुष्ट करें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।